गुड मॉर्निंग दोस्तों। आर के वाई पीसीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं राजेश कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ आरएस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और पीएसआई के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज क्लासेस। दोस्तों, 2 दिन से रोज शाम को जो दर्शन शास्त्र की क्लास हो रही थी उसमें थोड़ा सा अपलोड नहीं हो पा रही है, वो कुछ कारणवश। तो आज शाम को हमारी जो क्लास होगी दर्शन शास्त्र की वो टाइम से आपको मिल जाएगी। तो हमारा जो राजस्थान कला संस्कृति जिसकी क्लास होती है रोज 11 बजे, सुबह 11 बजे, तो उसमें जो टॉपिक चल रहा था वो हमने पढ़ा था कल ब्लू पोएट्री। कुछ टेक्निकल कारण होने के कारण हमारा जो टेराकोटा जो ब्लू पोएट्री का भाग था वो नहीं हो पाएगा, लेकिन अब रेगुलर इसको आगे हम पढ़ेंगे। तो ब्लू पोएट्री हमने पढ़ ली थी, उसमें हमने देख लिया था कहाँ की ब्लू पोएट्री प्रसिद्ध है, कहाँ की ब्लैक पोएट्री प्रसिद्ध है, कहाँ की सुनहरी पोएट्री प्रसिद्ध है और कहाँ की कागजी पोएट्री प्रसिद्ध है। इसके साथ ही ब्लू पोएट्री में हमने देखा था कि इसका आगमन कहाँ से हुआ था, पर्सिया ईरान से हुआ था। किनके शासनकाल में हुआ था? तो मान सिंह के शासनकाल में इनका इस कलाकारी का आगमन हुआ था। सर्वाधिक विकास ब्लू पोएट्री का किसके शासनकाल में हुआ? तो वो हुआ था जो राम सिंह सेकंड थे उनके काल में ब्लू पोएट्री का सर्वाधिक विकास हुआ था। इनके कलाकार कौन कौन थे? तो एक तो था कालू कुमार और एक था चूड़ामन। इन दोनों को राम सिंह सेकंड ने दिल्ली भेजा। किस लिए? तो भोला नामक कारीगर को प्रशिक्षण देने के लिए राम सिंह ने इन दोनों को दिल्ली भेजा। तो इस प्रकार हमने देखा था ब्लू पोएट्री। अब देखेंगे हम टेराकोटा, जो कला संस्कृति क्लास है आप जो अपनी, उसमें देखेंगे कि टेराकोटा यानी टेराकोटा उसको क्या क्या कहते हैं, क्या क्या नाम है उसके। टेराकोटा इसको मूर्ण कला भी कहते हैं और इसे शिल्प कला भी कहते हैं, मर्दा शिल्प भी कहते हैं, मर्दा शिल्प। मर्दा शिल्प भी कहते हैं। तो ये इसके नाम है टेराकोटा के। अब देखेंगे इसमें कि टेराकोटा कहाँ की प्रसिद्ध है। तो टेराकोटा मैंने बताया था, एक तो राजसमंद की प्रसिद्ध है, दौसा, भरतपुर, नागौर, यहाँ की टेराकोटा प्रसिद्ध है। तो वो कौन से स्थान है इन जिलों में वो जहाँ की टेराकोटा प्रसिद्ध है? और टेराकोटा होती क्या है? तो टेराकोटा वो होती है जो मिट्टी को यानी मिट्टी की कोई वस्तु बनाई जाए और 800 डिग्री के ऊपर उनको गर्म किया जाए, तो इस कलाकारी को क्या कहते हैं? टेराकोटा कहते हैं। मिट्टी की वस्तुओं को 800 डिग्री पर गर्म करके जो वस्तुएं बनाई जाती है तो ऐसी कलाकारी को टेराकोटा कहते हैं। अब ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जो जिले हैं जैसे राजसमंद है, दौसा है, नागौर है, भरतपुर है, तो इनमें से जो स्थान कौन कौन से हैं जहाँ की टेराकोटा प्रसिद्ध है? तो राजसमंद में मोलेला नामक स्थान है जहाँ की टेराकोटा प्रसिद्ध है। तो यहाँ लिखता हूँ प्रसिद्ध स्थान। पहले तो यहाँ लिखते हैं टेराकोटा होती क्या है। तो मिट्टी की वस्तुओं को इस कलाकारी में इस कलाकारी में या इस कला में मिट्टी की वस्तुओं को 800 डिग्री पर गर्म किया जाता है। गर्म किया जाता है, 800 डिग्री पर गर्म किया जाता है। अब ये कहाँ के प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध स्थान कहाँ की? एक तो ये मोलेला राजसमंद की, मोलेरा मोलेला राजसमंद की। एक तो कहाँ की प्रसिद्ध है? मोलेला राजसमंद की। दूसरी कहाँ की प्रसिद्ध है? ये बसवा दौसा की, बसवा दौसा की। बसवा दौसा की। और
और महरौली भरतपुर की। महरौली महरौली भरतपुर की। बुगांव नागौर। बुगांव नागौर, जिसे क्या बोलते हैं हम, गुंडावता भी बोलते हैं, गुंडावता नागौर। इसके बाद में एक हरजी गांव जालोर। कहां की प्रसिद्धि? हरजी गांव जालोर की। तो ये स्थान है जहाँ की टेराकोटा प्रसिद्ध है। मोलेला राजसमंद की, बसवा दौसा की, महरौली भरतपुर की, बुगांव नागौर की और हरजी गांव जालोर की। ध्यान रखना, जो हरजी गांव जालोर है यहाँ पे जो मामाजी के मिट्टी के घोड़े हैं वो भी प्रसिद्ध है। हरजी गांव के मामा जी के मिट्टी के घोड़े प्रसिद्ध है। मामा जी के मिट्टी के घोड़े भी प्रसिद्ध है। अब इसके बाद में देखते हैं कि प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं। टेराकोटा के प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं? प्रमुख कलाकार, प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं, उनका क्या क्या नाम है? तो सबसे पहले है मोहनलाल कुमार, जिनको 2018 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मोहनलाल कुमार। जिन्हें 2018 में पद्मश्री से सम्मानित किया। 2018 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद में खेमाराम प्रजापत, खेमाराम प्रजापत, जिन्हें 1981 में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खेमाराम प्रजापत। खेमाराम, इनको 1981 में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित थे कौन? खेमाराम प्रजापत। इसके बाद में देते ओम प्रकाश गालव। ये जो ओम प्रकाश गालव है, इनको 2017 में अंतरराष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार दिया गया। ओम प्रकाश गालव। इनको 2017 में अंतरराष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार मिला। अंतरराष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार दिया गया किसे? खेमाराम गालव को। अब इसके बाद में प्रेम सिंह,
जो कि कहाँ के निवासी है, भरतपुर के। अगले कलाकार कौन है, प्रेम सिंह, और ये कहां से है, भरतपुर से। भरतपुर से। तो ये जो टेराकोटा है, इसके बारे में हमने जो चर्चा की, उनमें जो भी जो पॉइंट हुए वो हुए कि जो टेराकोटा होती है वो उसमें किस प्रकार वस्तुएं बनाई जाती है। तो जो मिट्टी की वस्तु है उनको 800 डिग्री पर गर्म किया जाता है। और ये कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये मोलेला राजसमंद की प्रसिद्ध है, बसवा दौसा की प्रसिद्ध है, महरौली भरतपुर की प्रसिद्ध है, और बुगांव जालोर की प्रसिद्ध है। इसके बाद में हरजी गांव, बुगांव नागौर की और हरजी गांव जालोर की प्रसिद्ध है। तो हरजी गांव है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये जो मामा जी की मिट्टी के घोड़े होते हैं उनके लिए ये प्रसिद्ध है, यानी मामा जी के घोड़े के लिए ये प्रसिद्ध है। कौन सा गांव, हरजी गांव जालोर। कई बार पूछ लिया जाता है, स्थानों के बारे में पूछ लिया जाता है कि कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, मिलान करने के लिए भी दे दिया जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। अब देखते हैं जो इनके प्रमुख कलाकार थे, तो उनमें मोहनलाल कुमार 2018 में पद्मश्री मिला, खेमाराम प्रजापति 1981 में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हुए, ओम प्रकाश गालव 2017 में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार से सम्मानित हुए, और प्रेम सिंह जो कि भरतपुर के निवासी हैं। अब जो टेराकोटा है, इसके कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको नोट लगा के लिखने हैं। क्या क्या है वो, तो कागजी टेराकोटा ये कहाँ की प्रसिद्ध है, ये अलवर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है, अलवर की। तो नोट लगाकर लिख लीजिए, नोट लगाकर लिखिए। एक तो कागजी टेराकोटा, ये कहाँ की प्रसिद्ध है, अलवर की। कहाँ की प्रसिद्ध है, ये अलवर की। और ये सुनहरी टेराकोटा है, ये कहाँ की प्रसिद्ध है, ये बीकानेर की। कहाँ की, बीकानेर की। मैंने बताया ना कि सुनहरी पोट्री भी है, ये भी बीकानेर की प्रसिद्ध है, और सुनहरी जो टेराकोटा है ये भी बीकानेर की प्रसिद्ध है। तो सुनहरी टेराकोटा, सुनहरी टेराकोटा, ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। सॉरी, बीकानेर की प्रसिद्ध है सुनहरी टेराकोटा। अब इसके बाद में और क्या है, इसके बाद में एक एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है जिसमें दे रखा होता है कि सिगान, सिगान क्या होता है, सिगान क्या होता है। तो जो बोपे और बोपियां हैं, जो बोपे और बोपियां हैं, इनके द्वारा जो मोलेला राजसमंद है वहां से मिट्टी की मूर्तियां ले जाना, ये क्या कहलाता है, सिगान कहलाता है। क्या कहलाता है, सिगान। तो लिख लो, सिगान किसे कहते हैं। कई बार पूछ लेता है सिगान किसे कहते हैं, सिगान किसे कहते हैं। तो बोपे, बोपियो के द्वारा मोलेला से, मोलेला राजसमंद, मोलेला से मिट्टी की वस्तुएं
ले जाना, ले जाना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है सिगान। क्या कहते हैं इसको? सिगान कहते हैं। तो ये रहा हमारा टेराकोटा, हमने पढ़ा टेराकोटा। अब इसके बाद में और क्या है? तो इसके बाद में और पढ़ेंगे हम धातु कला। धातु का मतलब होता है ना लोहे के, पीतल के, मतलब किसी भी प्रकार से जो धातु होती है उन पर की गई कलाकारी को क्या कहते हैं? धातु कला कहते हैं। धातु कला का संबंध धातु पर की गई कलाकारी से होता है। तो हमने पढ़ी ब्लू पोट्री और टेराकोटा। ब्लू पोट्री और टेराकोटा हमने पढ़ी। अब इसके बाद में देखते हैं धातु कला, वो कहाँ की प्रसिद्ध है, कौन कौन सी धातु कलाएं होती है, कौन कौन से स्थान से संबंध है, ये सब हम पढ़ेंगे। जो तो टेराकोटा हमने कंप्लीट कर ली। टेराकोटा, कागजी टेराकोटा अलवर की होती है, सुनहरी टेराकोटा बीकानेर की होती है, और सुनहरी पोट्री भी बीकानेर की होती है। कागजी पोट्री भी अलवर की होती है, या कागजी पोट्री भी ध्यान रखना। कागजी पोट्री ये भी कहाँ की है? अलवर की। और ये सुनहरी पोट्री ये भी कहाँ की है? अलवर, बीकानेर की। ये भी कहाँ की है? बीकानेर की। तो ये जो टेराकोटा है इससे संबंधित हमारे पास ये पॉइंट थे जो हमने देखा, और इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। जो पीडीएफ के क्वेश्चन है उनसे मिलान करके देखना, इन्हीं से पूछा गया है कि टेराकोटा कहाँ की प्रसिद्ध है और कागजी टेराकोटा कहाँ की प्रसिद्ध है, इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। अब देखते हैं धातु कला। धातु कला कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, और उनका क्या क्या नाम है। धातु कला, धातु कला से मतलब आप समझ रहे होंगे कि धातु, धातु का मतलब धातु लोहे की भी हो सकती है, पीतल की भी हो सकती है, एंड धातु पर जो कलाकारी की जाती है उससे क्या कहते हैं? धातु कला कहते हैं। धातु कला, कांस्य की भी हो सकती है ये धातु कला। अब इसमें कौन कौन सी है धातु कला में? तो पहले पढ़ेंगे हम मुरादाबादी कला। यह भी धातु कला का ही रूप है। तो मुरादा मुरादाबादी कला। मुरादाबादी कला, अब ये कहाँ की प्रसिद्ध है? मुरादाबाद जो कला है ये जयपुर और अलवर की प्रसिद्ध है। और इसमें क्या 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 होता है, मतलब मुरादाबादी जो कला है इसमें किस प्रकार कलाकारी की जाती है और किस के ऊपर कलाकारी की जाती है? तो इसमें जो पीतल का जो धातु होता है उस पर मीनाकारी की जाती है, यानी पीतल की धातु के ऊपर जो मीनाकारी रूप से कलाकारी की जाती है उसे कहते हैं मुरादाबादी कला। मुरादाबादी कला। अब कौन सा परिवार है जो इसके लिए जाना जाता है, इसके लिए प्रसिद्ध है? तो लाख बख्श परिवार है जो इस कला के लिए प्रसिद्ध है। इसके बारे में देखते हैं कि जो पीतल पर खुदाई और घिसाई और पेंटिंग की जाती है उसी का एक रूप क्या कहलाता है? मुरादाबादी कला कहलाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पीतल की धातु पर पीतल की धातु पर खुदाई घिसाई और पेंटिंग यानी मीनाकारी करना क्या कहलाता है? मुरादाबादी कला कहलाता है।
अब इसके लिए कौन सा परिवार प्रसिद्ध है? तो लाख बक्स परिवार इसके लिए प्रसिद्ध है। लाख बक्स प्रसिद्ध है। लाख बक्स परिवार इस कला के लिए प्रसिद्ध है। अब और क्या दे रखा है इस कला में? तो इस कला के प्रमुख कलाकार कौन कौन से हुए, यानी जो मुरादाबादी कला है इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हुए? तो देखिए इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हुए प्रमुख कलाकार? तो इसके प्रमुख कलाकार हुए उनमें एक तो है अब्दुल रज्जाक कुरैशी, एक तो है अब्दुल रज्जाक कुरैशी और एक है जान नूर मोहम्मद। अब्दुल रज्जाक कुरैशी, अब्दुल रज्जाक कुरैशी और दूसरा जान नूर मोहम्मद। ये इसके दो कलाकार हुए, जान नूर मोहम्मद, ये इसके क्या कलाकार हुए। अब इसके बाद में इस कला के बारे में और क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं तो वो भी देख लेते हैं। तो इस कला में पीतल पर मीनाकारी की जाती है जो हमने देखा, और जो पीतल के धातु होती है उसको उसके ऊपर खुदाई घिसाई और साथ ही पेंटिंग की जाती है जो कि इसी कला का रूप है। यानी मुरादाबादी जो कला है इसमें पीतल के धातु पर खुदाई घिसाई पेंटिंग की जाती है। लाख बक्स परिवार इस कला के लिए प्रसिद्ध है और प्रमुख कलाकार कौन कौन से? अब्दुल रज्जाक कुरैशी, जान नूर मोहम्मद, ये इसके प्रमुख कलाकार है। तो ये है मुरादाबादी कला जो कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर और अलवर की। जयपुर और अलवर, जयपुर और अलवर की प्रसिद्ध है। तो ये रही मुरादाबादी कला। अब इसके बाद में कुछ पॉइंट देखते हैं नोट लगाकर। जैसे जैसे तांबे पर मीनाकारी, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। नोट लगाकर लिखिए साथ के साथ, तांबे पर मीनाकारी, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है भीलवाड़ा की। भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। इसके बाद में देखते हैं मीनाकारी, ये जो आपको पता है जयपुर की प्रसिद्ध है। और पीतल पर मीनाकारी, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? पीतल पर मीनाकारी यही तो है, तो ये कहाँ की? अलवर की प्रसिद्ध है। इसके बाद में देखिए पीतल के जो थप्पेदार बर्तन होते हैं वो कहाँ के प्रसिद्ध है? तो वो है बालाहेड़ी महुआ दौसा के। कहाँ के? पीतल के थप्पेदार बर्तन, बालाहेड़ी महुआ दौसा। दौसा की प्रसिद्ध है। तो ये तो रही मुरादाबादी कला, मुरादाबादी कला। अब इसके बाद में देखते हैं और कौन सी है। इसके बाद में देखते हैं मूर्ति कला। मूर्ति कला कहाँ की प्रसिद्ध मूर्ति कला? उसके कलाकार कौन कौन से हैं, किस प्रकार मूर्तियां बनाई जाती है, ये हम देखते हैं आगे।
धातु कला देख ली हमने, अब देखेंगे मूर्ति कला। धातु कला में हमने देखा जो मुरादाबादी कला है ये। अब देखेंगे जो मूर्ति कला होती है उसमें किस प्रकार कलाकारी की जाती है। मूर्ति कला, मूर्ति कला, मूर्ति कला में क्या क्या है। तो मूर्ति कला में मूर्ति बनाने वाले कारीगर क्या कहलाते हैं, सिलावट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सिलावट। मूर्ति बनाने वाले कारीगर सिलावट, सिलावट कहलाते हैं। यानी जो मूर्ति बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, सिलावट कहलाते हैं। इसके इसके बाद में सफेद संगमरमर की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध है, तो वो जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की, जयपुर की। सफेद संगमरमर की मूर्तियां जयपुर की प्रसिद्ध है। ये मूर्ति थोड़ा सा लिख दिया मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की। सफेद संगमरमर की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। उसके बाद में देखते हैं काले संगमरमर की मूर्तियां जो कि तलवाड़ा बांसवाड़ा की प्रसिद्ध है। और लाल संगमरमर की मूर्तियां थाना नागजी अलवर की प्रसिद्ध है। काले संगमरमर की मूर्तियां लाल कहाँ की प्रसिद्ध है, तो वो है थाना नागजी अलवर की। अलवर की प्रसिद्ध है। और क्या है इसके बाद में, तो जस्ते की मूर्ति कहाँ की प्रसिद्ध है, जोधपुर की। आपको पता है ना जस्ते की मूर्ति से क्या कहते हैं, बादला कहते हैं। क्या कहते हैं, बादला। जस्ते की मूर्ति मतलब जस्ते की मूर्ति भी बनाई जाती है और जस्ते का एक ऐसा पात्र बनाया जाता है जिसमें पानी को ठंडा रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं, बादला कहते हैं। और उसी प्रकार जो जस्ते की मूर्ति होती है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, वो भी जोधपुर की प्रसिद्ध है। और जस्ते का जो पात्र होता है पानी के लिए वो भी कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर का प्रसिद्ध है। तो जस्ते की मूर्ति भी कहाँ की प्रसिद्ध है, जोधपुर की। जोधपुर की प्रसिद्ध है, जस्ते की मूर्ति जोधपुर की प्रसिद्ध है। अब जो मार्बल की मूर्तियां होती है इनके प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन से हैं, मार्बल की मूर्तियां बनाने वाले प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन से हैं।
प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन से हैं? मार्बल की मूर्तियां बनाने वाले प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन से हैं? तो एक प्रमुख प्रसिद्ध कलाकार है, उसका नाम है अर्जुन लाल प्रजापत। अर्जुन लाल प्रजापत। अर्जुन लाल प्रजापत, इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो अर्जुन लाल प्रजापत है, इसे क्लोनिंग, समझते हो ना आप, क्लोन बनाना कैसा, जैसे मैं हूं तो सेम टू सेम मेरा जैसा एक अलग से रूप तैयार करना, वो क्या कहलाता है? क्लोन कहलाता है। तो ये जो अर्जुन लाल प्रजापति है, इनको क्लोनिंग में महारथी हासिल है, यानी ये क्या कहलाते हैं? क्लोनिंग के महारथी। कई बार हॉलीवुड की जो अगर आपने मूवी देखी होगी तो उनमें मतलब एक जो व्यक्ति होता है उसके हजारों रूप बनाए जाते हैं और वो बॉक्स में पैक होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वो क्लोन कहलाते हैं, यानी उस रोग के डीएनए से बनाए गए क्या है? वो क्लोन है, डीएनए से बनाए गए क्लोन है। 2010 में इनको पद्म पुरस्कार इससे सम्मानित किया गया। 2010 में अर्जुन लाल प्रजापति को पद्म पुरस्कार से सम्मानित। पद्म पुरस्कार से सम्मानित हो चुके। तो ये थी हमारी मूर्तिकला के बारे में कुछ जो पॉइंट थे वो। अब इसके बाद में देखते हैं रमकड़ा। रमकड़ा जो किस प्रकार बनाई जाती है, कहाँ की प्रसिद्ध है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो रमकड़ा होती है वो गलियाकोट डूंगरपुर की प्रसिद्ध है रमकड़ा। ये भी पत्थर को तराश कर बनाई जाने वाली कलाकारी रमकड़ा। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? गलियाकोट। कहाँ की प्रसिद्ध है? गलियाकोट डूंगरपुर। डूंगरपुर की प्रसिद्ध है। और क्या है देखा, ये भी देखते हैं। देखते हैं क्या है इसके बारे में, और मूर्तिकला के बारे में क्या है वो भी देखते हैं। तो गलियाकोट डूंगरपुर की क्या है? प्रसिद्ध है रमकड़ा। लेकिन ध्यान रखना, गलियाकोट डूंगरपुर का एक और प्रसिद्ध है, क्या है आप बताओ कमेंट में क्या है, तो मैं बताऊं आपको। गलियाकोट डूंगरपुर का क्या प्रसिद्ध है? तो वहां गोबर के कंडों से होली खेली जाती है। गलियाकोट डूंगरपुर में गोबर के कंडों से होली की होली प्रसिद्ध है, गोबर के कंडों से खेली गई होली प्रसिद्ध है। गोबर के कंडे जानते हैं ना, बोलते हैं उसको, जो गोबर का वो होता है ऐसा रूप, बोलते हैं ना इसको, छाने वैसा बोलते हैं कुछ, तो वो कंडे कहलाते हैं। उनसे जो गलियाकोट डूंगरपुर में होली, वहां होली खेली जाती है। तो जो गलियाकोट डूंगरपुर है, यहाँ की गोबर के कंडों से होली खेली जाने वाली वो भी प्रसिद्ध है। गोबर के कंडों की होली प्रसिद्ध है। होली प्रसिद्ध है। गोबर के कंडों से खेली गई या खेली जाने वाली होली प्रसिद्ध है। इसके बाद में और क्या है गलियाकोट का? तो गलियाकोट डूंगरपुर में एक दरगाह है, सैयद फखरुद्दीन की दरगाह, वो भी वहां की प्रसिद्ध है। सैयद फखरुद्दीन की दरगाह प्रसिद्ध है।
सैयद फखरुद्दीन की दरगाह भी प्रसिद्ध, कहाँ की? गलियाकोट की। उसके बाद में, तो गलियाकोट में कौन से संप्रदाय की पीठ स्थित है? तो गलियाकोट में दाऊदी बोहरा संप्रदाय की पीठ भी स्थित है। दाऊदी बोहरा दाऊदी बोहरा संप्रदाय की पीठ भी स्थित है। तो ये थी मूर्तिकला के बारे में, ये थी मूर्तिकला के बारे में। जो मैंने बताया आपको कि मूर्तिकला बनाने वाले कारीगर क्या कहलाते हैं? सिलावट कहलाते हैं। सफेद संगमरमर की मूर्तियां जयपुर की प्रसिद्ध है। काले संगमरमर की मूर्तियां तलवाड़ा बांसवाड़ा की प्रसिद्ध है। लाल संगमरमर की मूर्तियां अलवर की प्रसिद्ध है। और जस्ते की मूर्तियां जोधपुर की प्रसिद्ध है। जस्ते से बना पानी का पात्र उसको क्या कहते हैं? बादला कहते हैं। ये भी जोधपुर का प्रसिद्ध है। जस्ते से निर्मित निर्मित पानी का बर्तन क्या कहलाता है? बादला। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का ही प्रसिद्ध है। जोधपुर का प्रसिद्ध है। मार्बल की मूर्तियां बनाने वाले प्रसिद्ध कारीगर जो कलाकार हुए वो कौन थे? अर्जुन लाल प्रजावत। अर्जुन लाल प्रजावत को क्लोनिंग का भागीरथ भी कहा जाता है और इन्हें 2010 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद हमने देखा जो रमकड़ा है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? वो गलियाकोट डूंगरपुर की प्रसिद्ध है। और क्या क्या है डूंगरपुर में? तो और डूंगरपुर में एक तो सैयद फखरुद्दीन की दरगाह प्रसिद्ध है। दूसरा वहाँ जो गलियाकोट डूंगरपुर है वहां गोबर से खेले गोबर के कंडों से खेले जाने वाली होली वहां की प्रसिद्ध है। और तीसरा था गलियाकोट से कि दाऊदी बोहरा संप्रदाय की पीठ भी गलियाकोट डूंगरपुर में स्थित है। तो ये रहा मूर्ति कला से संबंधित कुछ पॉइंट। इसके बाद में देखते हैं चित्रांकन हस्तकला। चित्रांकन हस्तकला उसमें क्या क्या दे रखा है? चित्रांकन हस्तकला चित्रांकन हस्तकला। अब चित्रांकन हस्तकला में हम देखेंगे कि फड़ चित्र के रूप में देखेंगे कि फड़ कहाँ के प्रसिद्ध है, किन किन जो लोग देवता हुए उनके फड़ प्रसिद्ध है, और कौन से जो कलाकार थे उन्होंने फड़ बनाया, और कौन सी फड़ कहाँ की प्रसिद्ध है, किस फड़ पर दाग सिगिर जारी हुआ, किस लोग देवता से कौन सी फड़ संबंधित है। तो ये सब हम चित्रांकन के साथ साथ नोट भी करेंगे और उन लोग देवताओं के बारे में भी कुछ कुछ पॉइंट जानने की कोशिश करेंगे। तो फड़ के बारे में देखते हैं कि फड़ चित्र सबसे पहले चित्रांकन में फड़ चित्र। फड़ चित्र, अब फड़ चित्र क्या होते हैं? फड़ चित्र क्या होते हैं? तो फड़ चित्र पहले तो सबसे पहले कहाँ के प्रसिद्ध है? तो ये शाहपुरा के प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है? शाहपुरा के प्रसिद्ध है, जो कि जोशी परिवार द्वारा बनाए जाते हैं। जोशी परिवार द्वारा बनाए जाते हैं। फड़ चित्र कहाँ के प्रसिद्ध है? शाहपुरा के प्रसिद्ध है, जो कि जोशी परिवार द्वारा बनाए जाते हैं। अब फड़ फड़ चित्र किसे कहते हैं? तो कपड़े पर बनाए गए किसी लोक देवता के चित्र क्या कहलाते हैं? फड़ चित्र कहलाते हैं। किस पर बनाए जाते हैं? ये कपड़े पर।
किस पर बनाए जाते हैं? ये कपड़े पर। और फड़ चित्र बनाने वाले को क्या कहते हैं? तो फड़ चित्र बनाने वाले को कहते हैं चितेरा या चितेरी। अगर कोई पुरुष बना रहा है तो उसे कहते हैं चितेरा, और कोई महिला बना रही है तो उसे कहते हैं चितेरी। क्या कहते हैं? चितेरी। तो देखेंगे हम फड़ चित्र के बारे में। तो सबसे पहले कि कहाँ की प्रसिद्ध है, या फिर सबसे पहले देखते हैं कि फड़ चित्र क्या होते हैं। तो किसी कपड़े पर बनाए गए किसी लोक देवता के चित्र। जो उनकी जीवनी को दर्शाता है, दर्शाते हैं। यानी किसी कपड़े पर बनाए गए लोक देवता के चित्र जो उनकी जीवनी को दर्शाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं फड़ चित्र। क्या कहलाते हैं? फड़ कहलाते हैं। अब ये कहाँ के प्रसिद्ध है? तो ये शाहपुरा के प्रसिद्ध है। और कौन से परिवार के द्वारा बनाए जाते हैं? तो जोशी परिवार के द्वारा बनाए जाते हैं। प्रसिद्ध कहाँ के हैं? शाहपुरा के। पहले लिखते थे हम शाहपुरा भीलवाड़ा, लेकिन अब शाहपुरा अलग जिला हो गया, इसलिए हम केवल शाहपुरा ही रखेंगे। और किस परिवार द्वारा? तो परिवार, कौन सा परिवार? जोशी परिवार। जोशी परिवार। अब फट चित्र बनाने वाले जो कलाकार होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको चितेरा या चितेरी। चितेरा या चितेरी। चितेरा या चितेरी कहते हैं। अब चितेरा चितेरी कौन कौन से प्रसिद्ध हुए फट चित्र में? कौन कौन से चितेरा और चितेरी प्रसिद्ध हुए? तो जो श्रीलाल जोशी यानी जोशी परिवार में, जब पता है आपको कि जोशी परिवार इसके लिए प्रसिद्ध है, तो कोई ना कोई इनमें से होगा जो इस फट चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हुआ। तो उनका नाम था श्रीलाल जोशी। चितेरा कौन थे? श्रीलाल जोशी। श्रीलाल जोशी इसके लिए प्रसिद्ध हुए, फट चित्र के लिए प्रसिद्ध हुए। अब श्रीलाल जोशी को सन 2006 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2006 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित हुए। श्रीलाल जोशी कब सम्मानित हुए? 2006 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित हुए श्रीलाल जोशी। और क्या था इनके बारे में? तो श्रीलाल जोशी जोशी परिवार से संबंधित थे। और फिर चित्र के बारे में क्या क्या था? कौन सी महिला चित्रकार भी हुई? भाई पुरुष चित्रकार हुई, लेकिन फिर चित्रकार महिला भी तो हुई होगी ना, तभी तो चितेरा चितेरी आए हैं। तो चितेरी कौन हुई? प्रसिद्ध चितेरी कौन हुई? तो प्रसिद्ध चितेरी का नाम क्या था? पार्वती जोशी। प्रसिद्ध चितेरी को कौन थी? पार्वती जोशी। पार्वती जोशी।
पार्वती जोशी, ये प्रसिद्ध चित्तरी थी। लेकिन विश्व प्रसिद्ध चित्तरी, ये तो प्रसिद्ध हो गई, लेकिन विश्व में जो प्रसिद्ध होने वाली चित्तरी थी उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था गौतमी देवी। उनका क्या नाम था? गौतमी देवी। विश्व प्रसिद्ध चित्तरी। गौतली देवी। तो ये थे फट चित्र के बारे में कुछ पॉइंट, कुछ पॉइंट। अब देखेंगे हम राजस्थान की कौन कौन सी फट प्रसिद्ध हुई और कौन कौन उसके चितेरे हुए और चितेरी हुई, कहाँ की प्रसिद्ध है और कौन से लोक देवता से संबंधित है। तो पहले देखते हैं फट चित्र। मैंने बताया कि फट चित्र होता है कपड़े पर बनाए जाने वाले लोक देवता के चित्र जो कि उनकी जीवनी को दर्शाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? फट चित्र कहलाते हैं। प्रसिद्ध परिवार जोशी परिवार कहाँ के प्रसिद्ध है? शाहपुरा की प्रसिद्ध है। और फट चित्र बनाने वाले को क्या करते हैं? चितेरा या चितेरी करते हैं। तो प्रसिद्ध चितेरा कौन हुए? तो श्रीलाल जोशी हुए। 2006 में उनको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद में जो प्रसिद्ध चितेरी हुई उनका क्या नाम था? तो प्रसिद्ध चितेरी हुई पार्वती जोशी। और जो विश्व में प्रसिद्ध होने वाली चितेरी उनका नाम था गौतली देवी। अब इसके बाद में देखते हैं कि कहाँ कौन से लोक देवता की फट प्रसिद्ध हुई, कौन उसके चितेरे रहे और कब वो प्रसिद्ध हुई। कई लोक देवता के फड़ हैं जिन पर डाक टिकट भी जारी हुई है, वो भी देखेंगे हम। तो हम देखते हैं सबसे पहले पाबू जी की फड़। सबसे पहले पाबू जी की फड़। तो राजस्थान में जो प्रमुख फड़ है वो देखेंगे हम। उसमें देखेंगे सबसे पहले पाबू जी की फड़। पाबू जी की फड़, एक मिनट। पाबू जी की फड़ है राजस्थान के प्रमुख फड़ कौन कौन से है? पहले है पाबू जी की फड़। पाबू जी की फड़ ये कहाँ के प्रसिद्ध है और कौन कौन से इसके चितेरे हुए? तो पाबू जी की फड़ सबसे लोकप्रिय प्रसिद्ध फड़ है, राजस्थान के सबसे लोकप्रिय प्रसिद्ध फड़ है। और जो इसका वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका वाचन भील जाति के भोपे द्वारा इसका वाचन किया जाता है। तो राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध फड़ है। प्रसिद्ध फड़ या फिर लोकप्रिय, लोकप्रिय फड़। इसका वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका वाचन भील जाति के भोपे द्वारा।
बोपे द्वारा इसका वाचन किया जाता है। अब इसकी चितेरा कौन है? तो चितेरा है नतम श्रीलाल जोशी। चितेरा कौन है? श्रीलाल जोशी। और इस फड़ में जब फड़ को गाते हैं, बजाते हैं, सॉरी फड़ को बोलते हैं, तो इसमें कौन सा वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है? तो है रावण हत्था। कौन सा है? रावण हत्था, जो कि तत्वाद्य यंत्र है, रावण हत्था। तत्वाद्य यंत्र। तो ये थी पाबूजी की फड़, जो कि सबसे लोकप्रिय फड़ है। और इसके जो वाचन है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो जो भील जाति के बोपे होते हैं उसके द्वारा इसका वाचन किया जाता है। और इसकी चितेरा कौन है? श्रीलाल जोशी। वाद्य यंत्र रावण हत्था। दोस्तों चार बातें ही फड़ में याद रखनी है। एक तो किस लोक देवता से संबंधित है, जो कि नाम आ जाएगा ऊपर, वही इसकी फड़ है। प्रसिद्ध चितेरा कौन सा है? इस जैसे इसमें आ गया चितेरा श्रीलाल जोशी है। और वाचन किसके द्वारा किया जाता है और वाद्य यंत्र क्या है? बस इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। कई बार वाद्य यंत्र पूछ लिया जाता है, कई बार वाचन किसके द्वारा पूछ लिया जाता है, और कई बार चित्रा का नाम भी पूछ लिया जाता है। तो ये इसके प्रमुख पॉइंट्स हैं। अब इसके बाद में देखते हैं रामदेव जी की फड़। रामदेव जी की फड़। रामदेव जी की फड़। रामदेव जी की फड़। इसमें क्या दे रखा है? तो इसमें देखेंगे वाचन किसके द्वारा किया जाता है और वाद्य यंत्र क्या है। तो वाचन इसमें कामड़ जाति के लोगों द्वारा इसका, या फिर कामड़ जाति के बोफे द्वारा इसका वाचन किया जाता है। और इसमें वाद्य यंत्र क्या है? तो इसमें वाद्य यंत्र भी क्या, कौन सा है? रावण हत्था। तो इसका वाचन कामड़ जाति के बोफे द्वारा किया जाता है। और वाद्य यंत्र कौन सा है? रावण हत्था। रावण हत्था इसका वाद्य यंत्र। तो ये दो की फड़ पड़ी हमने, एक तो पाबूजी की फड़ पड़ी और एक रामदेव जी की फड़ पड़ी। पाबूजी की फड़ में हमने देखा कि चितेरा श्रीलाल जोशी है, और वाचन जो बिल जाति के बोपे हैं उनके द्वारा किया जाता है। उसके बाद में हमने पढ़ी कि कहाँ की प्रसिद्ध है ये, जो बाबूजी की फड़ है, इसमें वाद्य यंत्र कौन सा है? तो रावण होता है। उसके बाद में पढ़ी हमने रामदेव जी की फड़। रामदेव जी की फड़ में वाचन होता है किसके द्वारा? तो कामड़ जाति के जो बोफे होते हैं उनके द्वारा रामदेव जी की फड़ का वाचन किया जाता है। और जो इसमें वाद्य यंत्र होता है वो होता है रावण हत्था, जो कि तत्वाद्य यंत्र है। दोस्तों याद रखना, जब हम रामदेव जी लोक देवता के बारे में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि रामदेव जी ने कौन से पंथ की स्थापना की थी? कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। और इनकी पूजा कौन करते हैं? तो कामड़ जाति के लोग इनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो ये रही जो बाबूजी की फड़ और रामदेव जी की फड़ के बारे में कुछ जानकारी, जो एग्जाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम देखते हैं देवनारायण जी की फड़। दोस्तों ये थोड़ी सी बड़ी फड़ है, और ये थोड़ा सा इसके बारे में जानने की कोशिश करें, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बढ़ने की संभावना ज्यादा रहती है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम, अब जो सबसे पहले के लास्ट में पढ़ेंगे हम, अब जो अगली फड़ होगी वो होगी देवनारायण जी की फड़। प्रमुख फड़ में हमने पढ़ ली बाबूजी की फड़ और रामदेव जी की फड़। अब तीसरे नंबर पढ़ेंगे हम देवनारायण जी की फड़।
देवनारायण जी की फड़। देवनारायण जी की फड़। दोस्तों देवनारायण जी के बारे में आप जानते हो कि देवनारायण जी जो कि देव बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं और जिनको चढ़ा राबड़ी का भोग लगता है, गुजर जाति के लोग इनको सर्वाधिक रूप से पूजते हैं। और ये इनका जो मंदिर है वो आसंत भीलवाड़ा में, जोधपुरिया, देवधाम जोधपुरिया में भी इनका मंदिर प्रसिद्ध है। तो देवनारायण जी को एक गुजर जाति के लोग अपने आराध्य देव के रूप में पूजते हैं। तो देवनारायण जी की जो फड़ है, इसमें हम कुछ पॉइंट देखेंगे एग्जाम की दृष्टि से कि कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं और उनसे किन किन पॉइंट से किसमें आने की संभावना रहती है। तो देवनारायण जी की फड़ एक तो सबसे प्राचीन फड़ है, ये सबसे पुरानी फड़ है। तो साथ ही साथ लिखेंगे हम सबसे प्राचीन फड़ कौन सी है, देवनारायण जी की फड़। सबसे प्राचीन फड़ है कौन सी, देवनारायण जी की फड़ सबसे प्राचीन फड़ है। और साथ ही क्या है, ये सबसे लंबी फड़ भी है, सबसे लंबी फड़ है और सर्वाधिक चित्रों वाली फड़ है। सर्वाधिक चित्र इसी फड़ में बनाए गए हैं जो कि देवनारायण जी से संबंधित है। और सबसे लंबी फड़ भी कौन सी है, देवनारायण जी की फड़ प्रसिद्ध है। तो सबसे लंबी फड़ के रूप में प्रसिद्ध है। सबसे लंबी फड़ के रूप में प्रसिद्ध है और सर्वाधिक चित्रों वाली फड़ है। सर्वाधिक चित्रों वाली फड़ कौन सी, देवनारायण जी की फड़। सर्वाधिक हमने पढ़ा सबसे लंबी फड़ है, लेकिन सबसे छोटी फड़ भी यही है। सबसे छोटी फड़ भी यही है, कैसे, तो कागज के टुकड़े पर बनाई गई सबसे छोटी फड़ के रूप में कौन सी फड़ प्रसिद्ध है, देवनारायण जी की फड़। कागज के यानी जो कागज का टुकड़ा होता है उस पर बनाई जाने वाली सबसे छोटी फड़ के रूप में कौन सी फड़ प्रसिद्ध है, देवनारायण जी की फड़ प्रसिद्ध है। और क्या इसके बारे में जानकारी, तो ये एकमात्र ऐसी फड़ है जिस पर कितने रुपए का, जिस पर डाक टिकट जारी हुआ, कितने रुपए का, 5 रुपए का। और कब हुआ, तो 2 सितंबर 1972 को इस पर, सॉरी 1992 को देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ। राजस्थान की एकमात्र फड़ जिस पर डाक टिकट जारी हुआ। कब जारी हुआ, तो 2 सितंबर 1992 को 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ कब, 2 सितंबर 1992 को।
1992 को 5 रुपए का डाक टिकट इस फड़ के ऊपर जारी हुआ, जो कि राजस्थान की एकमात्र फड़ है। कौन सी? देवनारायण जी की फड़। अब इसका वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका वाचन जो बगड़ावत जाति है, गुजरमी जाति होती है बगड़ावत जाति, उनकी बोपो द्वारा किया जाता है। यानी बगड़ावत जाति के जो कुंवारे बोपे होते हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ वो होता, अविवाहित बोपे होते हैं, उनके द्वारा इसका वाचन किया जाता है। वाचन बगड़ावत अविवाहित बोपे द्वारा। बगड़ावत जाति के अविवाहित बोपे द्वारा इसका वाचन किया जाता है। अब इसमें वाद्य यंत्र कौन सा है? तो जंतर वाद्य यंत्र। जंतर समझते हो ना, वो जंतर ऐसा होता है, ऐसा होता है जिसमें ऐसे तार लगे हुए होते हैं। इस पर 5 तार लगे हुए होते हैं। ये क्या है? ये जंतर वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र कौन सा है? जंतर। जो कि कौन सा? एक तत्व वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है? एक तत्व वाद्य यंत्र। 5 तार से बना हुआ होता है। कितने तार से? 5 तार से। 5 तार से बना हुआ होता है। तो ये देखा हमने देवनारायण जी की फड़ के बारे में। देवनारायण जी की फड़ के बारे में कहा कि सबसे प्राचीन फड़ है, सबसे लंबी फड़ के रूप में इसे जाना जाता है, और सर्वाधिक चित्रों वाली फड़ भी इसे कहा जाता है। कागज के टुकड़े पर बनाई गई सबसे छोटी फड़ भी कौन सी है? देवनारायण जी की फड़ है। उसके बाद में देखा हम राजस्थान की एकमात्र फड़ है जिस पर डाक टिकट जारी हुआ। कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ? तो 5 रुपए का डाक टिकट इस पर जारी हुआ। 2 सितंबर 1992 को ये डाक टिकट इस पर जारी किया गया। इसके बाद देखो वाचन। तो वाचन जो बगड़ावत जाति के लोग, जो कुआरे यानी अविवाहित वो पे होते हैं, उनके द्वारा इस पद का वाचन किया जाता है। और इसमें जो वाद्य यंत्र है वो है जंतर वाद्य यंत्र। तो दोस्तों ये जंतर वाद्य यंत्र है, इसे वीणा का आरंभिक रूप भी कहा जाता है। वीणा का जो प्रारंभ रूप होता है, आरंभिक का मतलब प्रारंभ, तो वो किससे हुआ? जंतर वाद्य यंत्र से। तो इसे लिख लेते हैं वीणा का आरंभिक रूप। वीणा का आरंभिक रूप भी किसे कहा जाता है? जंतर वाद्य यंत्र को कहा जाता है। अब इसके बाद में देखते हैं बेसासुर की फड़। दोस्तों इसको ध्यान रखना, इनमें से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है ज्यादातर। और वो कौन सा क्वेश्चन कि राजस्थान की एकमात्र फड़ कौन सी है जिस पर डाक टिकट जारी हुआ? तो वह देवनारायण जी की फड़। और कब हुआ? 2 सितंबर 1992 यानी 1992 को 5 रुपए का डाक टिकट इस फड़ पर जारी हुआ। इसके बाद देखते हैं बेसासुर की फड़। बेसासुर की फड़ कौन सी है? बेसासुर की फड़।
अगली कौन सी है, बेसासुर की फड़। बेसासुर की फड़, इसके बारे में देखते हैं। तो इसका वाचन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका वाचन नहीं किया जाता, ध्यान रखना, इसका वाचन नहीं होता है। इस फड़ का इस फड़ का वाचन नहीं होता, यानी इसका वाचन नहीं किया जाता। और इस फड़ की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। इसका वाचन नहीं किया जाता बल्कि इसकी पूजा की जाती है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन सी ऐसी फड़ है जिसका वाचन न कर कर पूजा की जाती है, तो वह बेसासुर की फड़। पूजा की जाती है, यानी कौन सी ऐसी फड़ है जिसकी पूजा की जाती है, तो वो है बेसासुर की फड़। इसके बाद में देखते हैं हम कौन सी फड़, तो कृष्णदला और रामदला की फड़। कृष्णदला और रामदला की फड़। नेक्स्ट कौन सी है, कृष्णदला और रामदला की फड़। कृष्णदला और रामदला की फड़। कृष्णदला और रामदला की फड़। अब ये फड़ कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो ये कृष्णदला की और रामदला की फड़ ये हाड़ौती क्षेत्र में प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है ये, हाड़ौती क्षेत्र की प्रसिद्ध है। यह फड़ हाड़ौती क्षेत्र की प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध फड़ है, ये हाड़ौती क्षेत्र की प्रसिद्ध फड़ है। और जो ये फड़ है इसका वाचन किस वाद्य यंत्र के द्वारा किया जाता है, तो इस फड़ का वाचन बिना वाद्य यंत्र के द्वारा ही किया जाता है। इसमें कोई वाद्य यंत्र उपयोग में नहीं लिया जाता। इस फड़ का वाचन बिना वाद्य यंत्र के द्वारा ही किया जाता है। इसमें कोई वाद्य यंत्र काम में नहीं लिया जाता। अब देखते हैं कौन सी फड़ है नेक्स्ट। तो ये दो फड़ देखिए हमने, बेसासुर की फड़ और कृष्णदला रामदला की फड़। बेसासुर की फड़ में इसका वाचन नहीं किया जाता बल्कि इसकी क्या की जाती है, इसकी पूजा की जाती है। और रामदला फड़ में तो इसमें ये सबसे पहले हाड़ौती की प्रसिद्ध है, यानी हाड़ौती क्षेत्र में ये कृष्णदला और रामदला की फड़ प्रसिद्ध है। और बिना वाद्य यंत्र के इसका वाचन किया जाता है। कौन सी फड़ का, रामदला की फड़ का। अब नेक्स्ट कौन सी है, तो कृष्ण लीला की फड़। कृष्ण लीला की फड़। कृष्ण लीला की फड़। नेक्स्ट कौन सी है, कृष्ण लीला की फड़। कृष्ण लीला की फड़। अब इसमें क्या है, तो ये एकमात्र
ये राजस्थान की एकमात्र ब्लैक एंड व्हाइट फड़ है, यानी सफेद और काली। समझते हो आप ब्लैक एंड व्हाइट फड़? तो ये राजस्थान की एकमात्र ब्लैक एंड व्हाइट फड़ है। यह राजस्थान की एकमात्र ब्लैक एंड व्हाइट ये राजस्थान की एकमात्र ब्लैक एंड व्हाइट फड़ है। कौन सी फड़? कृष्ण लीला की फड़। ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि राजस्थान की कौन सी फड़ ब्लैक एंड व्हाइट के रूप में देखी जाती है? तो कौन सी फड़ है? कृष्ण लीला की फड़ ब्लैक एंड व्हाइट के रूप में देखी जाती है। अब इसके चितेरा कौन है? तो कल्याणमल जोशी इसके चितेरा है। कल्याणमल जोशी इसके प्रमुख चितेरा है। कल्याणमल जोशी। कल्याणमल जोशी इसके प्रमुख चितेरा है। इसके बाद में देखते हैं हम कोरोना की फड़। कोरोना की फड़ नेक्स्ट कौन सी अपनी? कोरोना की फड़। कोरोना की फड़। अब कोरोना की फड़, तो कोरोना की फड़ में कोरोना की फड़ का उद्देश्य क्या रखा गया? पहले तो ये क्यों बनाएगी? जैसे हमने समझ लिया वो कृष्ण लीला की फड़, तो जो देवता है, जो हमारे ईश्वर है कृष्ण, श्री कृष्ण, उनसे संबंधित है। और जो लोक देवता है, रामदेव जी की फड़, बाबू जी की फड़, देवनारायण जी की फड़, ये उन लोक देवताओं से संबंधित है। लेकिन ये कोरोना की फड़, ये किससे संबंधित है? क्यों क्यों बनाई गई ये फड़? तो ये फंड इसलिए बनाई गई ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। किसके बारे में? कोरोना के बारे में। इन लोगों को जागरूक करने के हिसाब से इस फंड का निर्माण हुआ। लोगों को जागरूक करना। लोगों को जागरूक करना इस फंड का क्या था? उद्देश्य था। क्या था? उद्देश्य। लोगों को जागरूक करना। अब हमने पढ़ी थी सबसे प्राचीनतम फड़ कौन सी थी? देवनारायण जी की फड़ थी। लेकिन सबसे नवीनतम फड़ कौन सी है? तो सबसे नवीनतम फड़ है तो कोरोना की फड़। सबसे नवीनतम फड़। सबसे नवीनतम फड़ कौन सी है? तो सबसे नवीनतम फड़ है कोरोना की फड़। सबसे नवीनतम फड़ कौन सी है? तो सबसे नवीनतम फड़ है कोरोना की फड़। अब कोरोना की फड़ की जो चितेरा हुई है वो कौन से थे? क्या नाम था उनका? तो जो इनके चितेरा हुए कृष्ण लीला के फड़ के, वही कोरोना की फड़ के भी चितेरा रहे। यानी इसकी चितेरा है कल्याणमल जोशी। कल्याणमल जोशी। कोरोना फड़ के कौन है चितेरा? कल्याणमल जोशी इसकी चितेरा हुए। अब लास्ट में कौन सी फड़ है? तो एक फड़ और लास्ट में, वह अमिताभ बच्चन की फड़। कौन सी फड़? अमिताभ बच्चन की फड़। आप सोच रहे होंगे सर ये एक्टर का क्या काम आ गया इसमें, तो उनके ऊपर भी फड़ बनाई गई है। अब कौन से माह से हैं वो, उनके द्वारा फड़ बनाई गई है? तो वो राम, जो अमिताभ बच्चन की फड़ बनाई गई है, तो वो सबसे पहले तो वो कहाँ की प्रसिद्ध है? कहाँ प्रसिद्ध है? तो और कहाँ उनका वाचन हुआ है, किसके द्वारा
उनका वाचन किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लास्ट जो फड़, अभी एक लाइन है उसमें अमिताभ बच्चन की फड़। अमिताभ बच्चन की फड़ ये कहाँ प्रसिद्ध हुई? अमेरिका में हुई। तो प्रसिद्ध नहीं है वो भी, लेकिन प्रसिद्ध ज्यादा कहाँ हुई और इसका वाचन कहाँ किया गया? तो इसका वाचन अमेरिका में रामलाल बोफे द्वारा, रामलाल बोफे और पतासी बोफी, रामलाल बोफे और पतासी बोफी के द्वारा इसका वाचन किया गया। यानी वाचन कहाँ हुआ? अमेरिका में। रामलाल बोफे और पतासी बोफी द्वारा इसका वाचन किया गया। रामलाल बोपे और पतासी बोपे द्वारा इसका वाचन किया गया। ध्यान रखना दोस्तों कि ऐसी कौन सी फड़ है जिसका वाचन अमेरिका में हुआ? तो ये अमिताभ बच्चन की फड़ है। और किसके द्वारा किया गया? तो रामलाल बोफे और पतासी बोफे द्वारा इसका वाचन किया गया। तो ये देखा हमने कि सबसे नवीनतम कौन है, सबसे प्राचीनतम कौन है, किस पर डाक टिकट जारी हुआ और कौन सी हाड़ौती की प्रसिद्ध है। तो ये हमने जो भी प्रमुख फड़े थी राजस्थान की उनके बारे में देखा, उनके बारे में जाना और किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं वो हमने देखा। कि पहले जैसे डाक टिकट के बारे में पूछा गया, हाड़ौती क्षेत्र के बारे में पूछा गया, सबसे प्राचीन के बारे में पूछा गया और कई बार पाबूजी की जो फड़ है उसका वाद्य यंत्र और रामदेव जी की फड़ के वाद्य यंत्र के बारे में भी पूछा गया है। तो आप देखना प्रीवियस क्वेश्चन है उनमें उठाकर कि इनका कई बार क्वेश्चन बना है। जो आने वाला जो क्वेश्चन होगा वो भी इन्हीं में से बनेगा। तो ये हमारी हुई फड़ प्रमुख, कौन कौन सी फड़े प्रसिद्ध हुई है। अब जो आगे पढ़ेंगे हम पिछवाइया, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आगे पढ़ेंगे हम पिछवाइया। पिछवाइया का मतलब क्या होता है और कैसे बनाई जाती है, किस पर बनाई जाती है और कहाँ की ये प्रसिद्ध है, उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में यानी कल। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। आपने इतना समय हमारे साथ बिताया। जी मेहनत करते रहो, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर दिन रात प्रयास करो कि आपका लक्ष्य आप प्राप्त कर सको। अपने माता पिता को सम्मान दो, बड़ों को सम्मान दो, छोटों को प्यार दो और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करो कि छोटे बच्चे, बच्चियां और महिलाएं और साथ ही अपनी बहन और बेटियां आपके साथ सम्मानित महसूस करें, साथ ही गौरवान्वित भी महसूस करें, आपके माँ बाप आपके ऊपर गर्व महसूस करें। तब तक के लिए धन्यवाद।